पिताजी देखिए, वो नदी में एक सुंदर सी मछली है। अरे हाँ पुत्र, वो मछली तो सच में बहुत सुंदर है। पिताजी मुझे वो सुंदर सी मछली चाहिए, मैं उसे महल ले चलूंगा। मंत्री जी, मेरे पुत्र शौर्य को वो मछली चाहिए। आप उसे जिंदा पकड़कर हमारे पास ले आइए। क्षमा करें महाराज, ये रहस्यमय नदी है और यहाँ की मछलियाँ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। मंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई रहस्यमय नदी नहीं है, ये केवल यहाँ के लोगों का अंधविश्वास है। हाँ, फिर भी राजकुमार शौर्य, मैं क्षमा चाहता हूँ। वो मछली मैं आपको लाकर नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप लोग मुझे वो मछली लाकर नहीं दे सकते तो मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। हाँ, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ पिताजी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए पिताजी। अरे मंत्री जी, मेरे पुत्र को बचाइए। वो अचानक से नदी में कैसे चला गया? बचाइए मंत्री जी उसे। चंदनपुर गांव में राजा हर्ष प्रताप सिंह नाम के एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार शौर्य प्रताप सिंह था। राजा एक दिन अपने पुत्र और सिपाहियों के साथ गांव के मुआयने पर निकलते हैं। गांव का मुआयने करते करते वह गांव के जंगल में पहुंचते हैं और कुछ देर वहां रुककर आराम करते हैं। मंत्री जी, हम कुछ देर यहीं आराम करेंगे, फिर नदी की तरफ निकलेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा कुछ देर आराम करने के लिए जंगल में रुक जाते हैं और वहीं पर अपने पीने खाने का सामान निकालते हैं। अरे पुत्र, कहाँ जा रहे हो? भोजन तो कर लो। पिताजी, आप मुझे मेरा भोजन दे दीजिए, मैं घूमते घूमते अपना भोजन कर लूंगा। आप बेफिक्र होकर यहाँ आराम करिए। ठीक है पुत्र, ले जाओ अपना भोजन, लेकिन तुम यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत निकल जाना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार शौर्य अपना भोजन लेकर अभी जंगल में घूमने ही लगे थे कि जंगल के अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है। अम्मा, ओ अम्मा, कौन हो आप? और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है पुत्र, इसलिए मैं यहाँ इस जंगल में ही रहती हूँ। अगर अभी तुम्हारे पास कुछ भोजन है तो तुम मुझे वह खाने को दे दो, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ अम्मा, मेरे पास भोजन है, ये लीजिए, आप इसे खा लीजिए। राजकुमार शौर्य उस बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपना सारा भोजन उसे दे देते हैं। सदा सुखी रहो पुत्र, तुमने मेरी भूख मिटाई, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन तुमने अपना सारा भोजन तो मुझे खिला दिया, अब तुम खुद क्या खाओगे? अरे अम्मा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं वापस जाकर खा लूंगा। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए इस समय कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत से ईश्वर तुम्हें बचाए। धन्यवाद अम्मा, अब मैं चलता हूँ, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बूढ़ी औरत से इतना कहकर राजकुमार शौर्य वापस अपने पिता के पास चले जाते हैं। शौर्य के वहाँ से जाते ही वह बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। पुत्र, तुम आ गए? तुमने बहुत देर लगा दी, कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं पिताजी, वो बस मैं इधर उधर घूम रहा था। मंत्री जी, अगर भोजन बचा है तो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। पुत्र, भोजन जो हमने तुम्हें दिया था उसका तुमने क्या किया? दरअसल पिताजी, जंगल में घूमते समय वो भोजन मुझसे गलती से गिर गया, इसलिए मैं वापस आ गया।
और सोचा कि दोबारा यहाँ से आकर भोजन कर लूं। ठीक है पुत्र, तुम जल्दी से भोजन कर लो, फिर हम नदी की तरफ चलते हैं। राजकुमार शौर्य जब भोजन कर लेते हैं तो राजा शौर्य और उनके मंत्री नदी की तरफ चल देते हैं। नदी के पास पहुंचते ही राजा और उनके बेटे की नजरें नदी के सुंदर नजारों में टिक जाती हैं। वो देखते हैं कि नदी बहुत ही साफ सुथरी है। पिताजी, इस नदी का दृश्य तो बहुत सुंदर है। आप मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? पुत्र, मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजा और शौर्य यह कहकर नदी के और पास चले जाते हैं। तभी शौर्य को उस नदी में एक सुंदर सी मछली दिखाई देती है। राजकुमार शौर्य राजा से उस मछली को पकड़कर लाने की जिद करते हैं, जिस कारण वह उस नदी में डूब जाते हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब मैं पिताजी के पास कैसे जाऊंगा? अब क्या होगा? मैं जिंदा भी वापस जा पाऊंगा या नहीं? राजकुमार शौर्य नदी के अंदर जाकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि नदी के अंदर वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। नदी के अंदर दूसरी दुनिया देखकर वह हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वह अब इस दुनिया से कैसे निकलेंगे। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? पुत्र शौर्य को अब हम किस तरह बचा सकते हैं मंत्री जी? महाराज, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक रहस्यमय नदी है और जहाँ तक मुझे पता है इस नदी में जो भी डूबता है वो जिंदा वापस नहीं आता। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत परेशान होते हैं और फिर वह अपनी परेशानी में अपने महल की तरफ चले जाते हैं। मंत्री जी, गांव के सभी मछुआरों को जल्द से जल्द मेरे पास हाजिर कीजिए और उनसे कहिए कि जो भी मेरे पुत्र को उस नदी से निकालेगा उसे मैं इनाम में बहुत सारा खजाना दूंगा। जाइए मंत्री जी, जल्दी करिए। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सारे मछुआरों को राजकुमार शौर्य को ढूंढने में लगा देता हूँ। महाराज, क्षमा करे, मैंने आपके कहे मुताबिक सारे मछुआरों को राजकुमार शौर्य को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन सारे मछुआरे ने उस रहस्यमयी नदी में जाने से मना कर दिया। मंत्री जी, अब क्या होगा? अब मैं पुत्र शौर्य को कैसे बचाऊंगा मंत्री जी? दूसरी तरफ एक लालची शिकारी रहता है, जो कि पैसों के लालच में हर जगह की नदी में जाता है और मछली पकड़कर बाजारों में बेचता है। पैसों की इसी लालच में वह इस रहस्यमयी नदी के पास भी आता है और मन में कहने लगता है, अरे वाह, इस नदी में तो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ दिख रही है। इसके तो बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। क्यों ना मैं यहाँ की मछलियों को पकड़कर इन्हें बेचकर इनसे पैसे कमा लूं। इन्हें बेचकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा। शिकारी यह कहकर मछलियों को पकड़ने में लग जाता है और देखते ही देखते वह 2-3 मछलियां आराम से पकड़ लेता। दूसरी तरफ राजकुमार शौर्य नदी के अंदर उन छोटी छोटी सुंदर मछलियों को देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं, ये तो वही मछलियाँ हैं जिन्हें मैं पिताजी से पकड़ने का जिद कर रहा था। ये देखने में कितनी सुंदर है। काश मैं इनमें से किसी एक को अपने साथ रख पाता।
अभी राजकुमार शौर्य अपने मन में यह बात सोच ही रहे थे कि शिकारी उस नदी में अपना जाल फेंकता है। उस जाल में वो छोटी छोटी सुंदर मछलियाँ फंस जाती हैं और तड़पने लगती हैं। अरे ये क्या, लगता है किसी ने इन मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका है। मुझे लगता है ये किसी शिकारी का काम है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं इनमें से एक मछली को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ आकर एहसास हुआ कि जिस तरह हम अपने परिवार से अलग नहीं रह सकते, उसी तरह ये मछली अभी नहीं रह पाएंगी। हाँ, हालांकि मेरी नीयत इन मछलियों के प्रति बुरी नहीं थी, लेकिन ये शिकारी इन्हें बुरी नीयत से पकड़ना चाहता है, इसलिए मैं इसकी कोशिश नाकाम कर दूंगा, देखना। राजकुमार शौर्य ये सब सोचकर उस जाल को एक धारदार पत्थर से काट लेते हैं। इस तरह वो सारी मछलियाँ आजाद हो जाती हैं। इस शिकारी अपने जाल को कटा हुआ देखकर क्रोधित हो जाता है। उसी समय वहाँ राजा हर्ष प्रताप सिंह अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ आते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं एक मछुआरा हूँ और यहाँ मछली पकड़ने आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए हो। अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा भी इसी नदी में है और अगर तुम उसकी जान बचा लो तो मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा, तो क्या तुम मेरे बेटे को बचाओगे? ओए, ये तो अच्छा मौका है, एक तीर से दो निशाने। मैं अंदर जाकर मछलियों को भी पकड़ लूंगा और राजा के बेटे को बचाकर ढेर सारा खजाना भी ले लूंगा और इससे मेरा दुगना फायदा हो जाएगा। जी जी महाराज, मैं आपके पुत्र को बचाने के लिए तैयार हूँ महाराज। शिकारी राजा से यह बात कहकर जैसे ही नदी में छलांग लगाने के लिए कदम बढ़ाता है, वैसे ही वहाँ पर एक देवी प्रकट होती है। मूर्ख, तूने क्या सोचा था? तू अपनी लालच में कुछ भी करेगा और मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने दूंगी। हे देवी, आप कौन हो और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? राजा हर्ष प्रताप सिंह, मैं इस रहस्यमयी नदी की रानी हूँ। यह मेरी नदी है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता और ना ही मेरी मछलियों को ले जा सकता है, परंतु आपके पुत्र ने मेरी मछली को ले जाने की कोशिश की थी और मुझे उसकी यह बात पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि राजकुमार शौर्य उस मछली की हत्या कर देंगे, इसलिए मैंने उन्हें अपनी नदी की दुनिया में कैद कर लिया। लेकिन जब राजकुमार शौर्य ने मेरी मछलियों को इस मछुआरे के जाल से आजाद कराया, तो मैं समझ गई कि राजकुमार शौर्य से अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि इससे पहले भी मैं राजकुमार शौर्य की अच्छाई के बारे में जान चुकी थी, क्योंकि उन्होंने एक बार मेरी मदद की थी। जंगल में मैं एक बूढ़ी औरत के रूप में आई थी और आपके पुत्र का इम्तिहान लेने के लिए मैंने उससे उसका खाना मांगा। तब वह उस इम्तिहान में सफल भी हुए थे। फिर मैंने उन्हें एक आशीर्वाद दिया था कि उन पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। परंतु जब उन्होंने मेरी नदी से मछली ले जाने की बात की तो मैंने उन्हें कैद कर लिया। लेकिन उन्हें कैद करने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने इस शिकारी के चंगुल से मेरी मछलियों को आजाद कराया है। फिर मैं समझ गई कि मैंने एक बेगुनाह को अपनी कैद में रखा है, इसलिए मैं राजकुमार शौर्य को आजाद करती हूँ और उनकी जगह इस लालची शिकारी को कैद करती हूँ, क्योंकि इसने बहुत सी नदी की मछलियों की हत्या करने का पाप किया है और इस बार भी इसकी यही मंशा थी। यह पैसे और खजाने के लालच में कुछ भी करने को तैयार था। इसकी लालच को मैं बहुत पहले ही जान चुकी थी, इसलिए मुझे यहाँ खुद प्रकट होना पड़ा। नदी की देवी यह बात कहकर राजकुमार शौर्य को राजा के पास सही सलामत वापस ले आती है और वह खुद उस शिकारी के साथ गायब हो जाती है। राजा अपने पुत्र शौर्य को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमार शौर्य ने मछलियों की जान बचाकर और भूखी औरतों को खाना खिलाकर पुण्य का काम किया।
उनका यही पुण्य एक दिन उनके काम आया और उनकी जान बच गई। हीरापुर नामक राज्य में राजा अर्जुन वीर नाम के राजा रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी रानी संध्या और दूसरी पत्नी रानी सोनाक्षी। रानी संध्या शक्ल से मासूम लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट थी, जबकि रानी सोनाक्षी दिखने में तेज मगर दिल की बहुत अच्छी थी। राजा अर्जुन वीर की दोनों रानियों से एक एक बेटे थे, जिनके नाम शौर्य और कनिष्क थे। शौर्य रानी सोनाक्षी का और कनिष्क रानी संध्या का बेटा था। राजा अपने दोनों बेटों और दोनों रानियों से एक समान प्रेम करते थे। रानी संध्या, हम चाहते हैं कि आज आप हमारे लिए हमारी मनपसंद खीर बनाएं। जी महाराज, क्यों नहीं, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। रानी सोनाक्षी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए हलवा बनाएं। जी महाराज, जैसे आपकी इच्छा। रानी संध्या राजा की यह बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाती है। फिर राजा की दोनों रानियां रसोई घर में चली जाती हैं। ये लीजिए महाराज, मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है। महाराज, ये लीजिए, आपकी पसंद का हलवा खाइए। अरे वाह रानी संध्या, खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। राजा की तारीफ करने पर रानी संध्या बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह रानी सोनाक्षी, आपने हलवा तो खीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। मुझे थोड़ा और हलवा देना तो। क्यों नहीं महाराज, ये लीजिए। रानी सोनाक्षी के हलवे की ज्यादा तारीफ सुनकर रानी संध्या अंदर ही अंदर आग बबूला होती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए वह वहां से चली जाती है। दूसरे दिन राजा अर्जुन और अपनी दोनों रानियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी प्रिय रानियों, मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य अपने मित्र के निमंत्रण पर उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। क्यों रानी सोनाक्षी? जी हाँ महाराज, रानी संध्या ठीक कह रही हैं। असल में बात ये है कि मेरे मित्र ने मेरी दूसरी पत्नी यानी रानी सोनाक्षी को भी मेरे साथ आमंत्रित किया है, इसलिए मैं रानी सोनाक्षी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मगर महाराज, अगर रानी सोनाक्षी आपकी पत्नी है तो मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मैं तो आपकी पहली पत्नी हूँ। इस लिहाज से तो मेरा अधिकार ज्यादा हुआ। बिल्कुल रानी संध्या, आपका अधिकार हर चीज पर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर निमंत्रण रानी सोनाक्षी के लिए है, इसलिए उन्हें ही मेरे साथ जाना होगा। राजा की यह बात रानी संध्या को बहुत गुस्सा दिलाती है और अंदर ही अंदर वह गुस्से से लाल पीला हो जाती है, लेकिन वह अपने गुस्से को अपने चेहरे पर आने नहीं देती। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। रानी संध्या यह कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर राजा अर्जुन, वीर और रानी सोनाक्षी दोनों ही दूसरे राज्य की तरफ चल पड़ते हैं। रानी सोनाक्षी, तुमने मेरी जगह छीनकर अच्छा नहीं किया। हर बार तुम महाराज की नजर में अच्छी बनी जाती हो। तुम्हारी वजह से ही महाराज मुझे समय नहीं देते। जल्दी तुम्हारा कुछ न कुछ करना होगा। रानी संध्या गुस्से से रानी सोनाक्षी के लिए अपने दिमाग में गलत मंसूबे बनाती है। महाराज, आपको हम दोनों को साथ लाना चाहिए था। क्या सोच रही होगी रानी संध्या कि मैंने उनकी जगह ले ली? रानी सोनाक्षी, आप परेशान ना हो, ये निमंत्रण आपके लिए था, तो मैं रानी संध्या को बिन बुलाए कैसे ले जा सकता हूँ भला। दूसरी तरफ राजा के दोनों पुत्र शौर्य और कनिष्क जंगल में शिकार पर जाते हैं। कनिष्क,
क्या हमें यहाँ पर शिकार करना चाहिए? मैंने सुना है इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर रहते हैं और पिताजी ने भी हमें यहाँ आने से मना किया था। अरे शौर्य, कुछ नहीं होता। अगर हम शिकार करना नहीं सीखेंगे तो हम अपने पिताजी का सहारा कैसे बनेंगे भला? कनिष्क ये कहकर जंगल के अंदर घुसता चला जाता है। शौर्य भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। शिकार करते समय न जाने कहां से एक हमलावर आ जाता है और कनिष्क पर हमला कर देता है, जिससे कनिष्क बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। देखा कनिष्क, मैंने कहा था ना कि हमारा इस जंगल में अकेले आना सही नहीं है, मगर तुम नहीं माने। अब मैं माता संध्या को क्या जवाब दूंगा? ऊपर से पिताजी और माँ सोनाक्षी भी नहीं है। शौर्य कनिष्क को किसी तरह से महल लेकर जाता है। रानी संध्या कनिष्क की यह हालत देख अपने गुस्से में काबू में नहीं रख पाती। तुमने यह सब मेरे बेटे के साथ जानबूझकर किया है ना? पहले तुम्हारी माँ ने मेरी जगह ली और अब तुम मेरे बेटे को मारकर उसकी जगह लेना चाहते हो। नहीं माता संध्या, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप खुद कनिष्क से पूछ लीजिए ये सब कैसे हुआ है। शौर्य यह कहकर कनिष्क के पास जाता है, लेकिन कनिष्क जख्म से बेहोश हो चुका रहता है। रानी संध्या गुस्से में आकर शौर्य को महल में कैद कर लेती है। रानी सोनाक्षी, अब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बहुत मजे कर लिए तुमने। अर्जुन, वीर और रानी सोनाक्षी दोनों ही अपने राज्य वापस आ जाते हैं। महाराज, मेरे बेटे के साथ इस शौर्य ने पता नहीं क्या किया है जो वह इस हालत में है। रानी संध्या, आप परेशान मत हो। वैद्य जी कनिष्क का इलाज कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। महाराज, यह सब शौर्य ने ही किया है। आप उसे किसी भी कीमत पर कैद से आजाद नहीं करेंगे। रानी संध्या की बात मानकर राजा अर्जुन वीर शौर्य को कैद से आजाद नहीं करते। यह सब देख रानी सोनाक्षी दुखी हो जाती है, मगर वह राजा से कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर कनिष्क को होश नहीं आता। कनिष्क की यह हालत देखकर राजा बहुत दुखी रहने लगते हैं। तभी एक दिन अचानक से राजा के मंत्री आकर राजा से कहते हैं, महाराज, आपके राज खजाने से बहुत सारे खजाने गायब है। मंत्री जी, कहाँ गायब हो गए खजाने? किसकी इतनी जरूरत कि हमारे महल के खजाने चुराए? महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम महल के ही किसी आदमी का है, क्योंकि बाहर के किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके महल में चोरी कर सके। हाँ। मंत्री की बात सुनकर राजा कुछ सोचते हैं और फिर कुछ देर में महल के सारे लोग उनके सामने मौजूद होते हैं। जैसा कि आप सभी जान गए होंगे कि हमारे महल से किसी ने हमारा खजाना गायब किया है। अगर वो आदमी आप में से कोई है तो हमारा खजाना वापस कर दे, वरना उस चोर के बारे में अगर हमें किसी और से पता चला तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, आप इन सब लोगों पर क्यों शक कर रहे हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपके खजाने की लालच किसको है। रानी संध्या, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, यह सारा काम रानी सोनाक्षी का किया धरा है। आपका खजाना उसी ने चुराया है। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रानी संध्या, भला रानी सोनाक्षी ऐसा क्यों करेगी? उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है?
जरूरत है महाराज, यह एक दुष्ट औरत है और साथ ही बहुत लालची भी। पहले इसके बेटे ने मेरे बेटे को मारकर अपनी जगह बनानी चाहिए। अब इसके बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तो इसने सोचा कि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यह आपके खजाने को चोरी करके भागने वाली थी। रानी संध्या, ये सब आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? महाराज, मैंने इसे अपनी आँखों से खजाना चुराते हुए देखा है। इसने वह खजाना अपने कमरे में छुपाया हुआ है। अगर यकीन न हो तो आप खुद देख सकते हैं। महाराज, मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बेटे ने कनिष्क को मारने की कोशिश की है। और रही बात खजाने की, तो मैंने कोई चोरी नहीं की। महाराज, ये झूठ बोल रही है। आप इसके कमरे की तलाशी लीजिए। संध्या की बात मानकर रानी सोनाक्षी के कमरे की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ खजाना मिल जाता है। रानी सोनाक्षी, आप ऐसा करेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने मेरे खजाने की चोरी की, इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आज अभी इसी समय मैं आपको अपने महल और राज्य से निकालता हूँ। चले जाइए आप हमेशा के लिए यहाँ से। राजा इतना कहकर रानी सोनाक्षी को अपने महल और राज्य से निकाल देते हैं। रानी संध्या ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। रानी सोनाक्षी रोते हुए अपने राज्य से दूर जाने के लिए निकल जाती है। तभी उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी सोनाक्षी साधु बाबा से सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो पुत्री, जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य कभी छुपता नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा सत्य महाराज के सामने जल्द ही आएगा, देख लेना। साधु बाबा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानी सोनाक्षी को रानी संध्या अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। रानी संध्या, आपने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये कहो, तुमने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरे महाराज को, फिर मेरी राजगद्दी को, और तो और महाराज को तुम्हारे अलावा कुछ दिखता भी तो नहीं था। यहाँ तक कि वह मेरे बेटे कनिष्क को भी तुम्हारे बेटे के आगे कुछ नहीं समझते थे। इसलिए मैं समझ चुकी थी कि जब तक तुम और तुम्हारा बेटा महल में रहेंगे, तब तक महल में मेरी और मेरे बेटे की जगह कभी नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ यह षड्यंत्र रचा और अब मैं तुम्हें इस राज्य से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपने पास कैद कर लूंगी ताकि तुम अब कभी भी महाराज तक ना पहुंच सको। रानी संध्या यह कहकर रानी सोनाक्षी को कैद कर लेती हैं। दूसरी तरफ वैद्य जी की जी तोड़ कोशिश के कारण कनिष्क को होश आ जाता है और वह अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है पिताजी। अरे पुत्र कनिष्क, तुम ठीक हो गए? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी पिताजी, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पिताजी। हाँ पुत्र, अब बोलो। पिताजी, माता सोनाक्षी बेकसूर है। चोरी उन्होंने नहीं बल्कि मां संध्या ने की थी। पुत्र, तुम ये सब कैसे जानते हो? दरअसल पिताजी, जब आपने माता सोनाक्षी को महल से निकाला तभी मुझे होश आ चुका था। मैं उठने ही वाला था कि तभी मां संध्या कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगी और फिर वो खुद से ही बातें करने लगी कि कैसे उन्होंने माता सोनाक्षी पर झूठा इल्जाम लगाया है। और तो और जंगल में हमला भी मुझ पर उन्होंने ही करवाया था ताकि इल्जाम शौर्य पर आ जाए, और आपके ना रहने पर उन्होंने अपनी मर्जी से शौर्य को कैद कर दिया।
और अब वो माता सोनाक्षी को कैद करने के लिए गई है। पिताजी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप माता सोनाक्षी को बचा लीजिए। दुष्ट रानी, हम तो तुझे इतना अच्छा समझते थे और तू इस कदर दुष्ट निकलेगी, हमने कभी नहीं सोचा था। तूने रानी सोनाक्षी, पुत्र शौर्य और साथ ही साथ खुद के पुत्र कनिष्क के साथ भी बहुत गलत किया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी और तेरी सजा ये है कि तू जीवन भर के लिए कैदी बना लिया जाए। नहीं नहीं महाराज, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। रही बात रानी संध्या की, तो इन्हें आप इतनी कठोर सजा मत दीजिए, आप उन्हें माफ कर दीजिए। यह मेरी बहन जैसी हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। रानी सोनाक्षी की बात सुनकर रोने लगती है और फिर रानी सोनाक्षी से अपनी हर गलती की माफी मांगती है। रानी सोनाक्षी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आपसे ईर्ष्या करते करते मैं अंधी हो गई थी। अपने बदले के चक्कर में मैंने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।